यानी मुख्तलिफ फील्ड्स या मुख्तलिफ स्पेयर्स ऑफ लाइफ में औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, और अगर हम कहें कि औरत एक वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी है तो ये बेजाना होगा। ठीक है, ये 100% ये बात सच है, क्योंकि जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको पता भी चलेगा। औरत के हवाले से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा काम भी किया गया, लेकिन अभी बहुत सारा स्टिल देयर इज अ ग्रेट डील टू बी डन, तो काफ़ी सारा भी काम जो है वो रहता भी है। मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं कुछ, तो जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने हुए हैं लाइक यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, तो इस्लाम ने तो बहुत पहले ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की थी, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और फिर तुम्हें कबीलों और जमातों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जा सको, तुम्हारी शनाख्त हो सके। इस्लाम ने तो आज से 1400 सदियाँ पहले ही इस चीज़ को मान लिया था, इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसमें बाद में ये कंसेप्ट आया है। अगर हम यूके की बात करें तो 1215 में जब मैग्ना कार्टा आ रहा है तो उसमें ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात हुई। बहुत सारा वहाँ पे जुल्म चलता रहा औरत के खिलाफ, और अनटिल अगर हम बात करें लेट 19th सेंचुरी तक, देयर वाज अ प्रैक्टिस अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ दैट प्रॉपर्टी व्हिच ए वाइफ हेल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज बिकेम पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड। शादी के वक्त जो प्रॉपर्टी औरत के पास होती थी वो सारी की सारी उसके हस्बैंड का को ट्रांसफर हो जाती थी, एंड विदाउट हिज कंसेंट। अगर कंसेंट के साथ होती तो फिर भी कहा जाता कि ये कुछ ठीक है, लेकिन उसकी कंसेंट के बगैर ही उसको ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लिश कोर्ट्स डिवाइज्ड मीन्स टू फॉरबिड हस्बैंड ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट, लेकिन स्टिल ही रिटेन द राइट टू मैरिज एंड रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम इट। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म चलता रहा। उसके बाद सिर्फ यूके की बात ही नहीं, यूके की जहाँ जहाँ कॉलोनीज रहीं और इंपीरियलिज्म के दौर में, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चलती रहीं। वहाँ पे मेल ऑनरशिप ऑफ लैंड को सपोर्ट किया गया, फेवर किया गया। अगर हम कीनिया की बात करें तो कीनिया में यहाँ पे आप नोट करेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई, और उसमें कहा गया कि जी ओनली 5% ऑफ रजिस्टर्ड लैंड होल्डर्स आर वुमेन। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए वहाँ पे तो 80% ख़वातीन जो हैं वही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एग्रीकल्चर लेबर फोर्स को, जो कि 60% भी कॉन्स्टिट्यूट करता है उनकी इकॉनमी का। लेकिन 5% है सिर्फ औरत को जो रजिस्टर्ड लैंड होल्डर्स हैं, तो बाकी 95% जो है वो मेल्स ही हैं। तो ये इतना बड़ा वहाँ पे जुल्म है। ये आप रेफरेंस दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट नोट्स एट पेज 10 सॉरी, वॉच रिपोर्ट नोट्स एट पेज 10। इसी तरह से कीनिया में सिर्फ ये नहीं है कि औरत को प्रॉपर्टी के लिहाज से मसाइल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अलावा इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और फिर इनफॉर्मल सेक्टर में वीमेन की एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का फ़र्क? देखिए, फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड आवर्स होते हैं, और आपका एक स्पेसिफाइड होता है कि जी आपको इतने पैसे मिलने हैं, इतने वेजेस आपको मिलने हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है उसमें आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होते, और आपके वेजेस भी स्पेसिफाइड नहीं होते। अगर कोई पाकिस्तान में हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, रेलवेज में कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके लिए वो स्पेसिफाइड होगा कि उसने 8 घंटे या 10 घंटे काम करना है और इतने उसको उसके पैसे मिलने हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई रेडी लगा रहा है, किसी ने ठेला लगाया हुआ है, तो उसके कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है। और फिर इनका जो इनफॉर्मल सेक्टर का जो तीसरा बड़ा इशू है वो ये है कि इनको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है कंट्री का वो नहीं सपोर्ट कर रहा होता। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ये होता है कि आपको रीइंबर्स किया जाता है अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, अपना आप ट्रैवल करते हो अक्रॉस द कंट्री, तो आपको रीइंबर्स किया जाता है। अगर आप उस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, या उसके अंडर कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए काम कर रहे हो, तो आपको रीइंबर्स किया जाता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे आप फिर रेफरेंस देंगे ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट नोट्स एट पेज 9। तो वहां पे आप लिखेंगे कि ओनली 5% ऑफ दोज
engaged in formal wage employment are women. Leaving most to work in informal sector. Wage employment are women. Leaving most to work in informal sector. With little pay and no social security system. ठीक है ना? तो चूंकि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई स्पेसिफाइड वेजेस नहीं है, इसी वजह से औरत जो है वो पॉवर्टी भी सफर करती है। तो यहाँ पे आगे आप रेफरेंस देंगे सैंड्रा फ्रेडमैन का। अकॉर्डिंग टू सैंड्रा फ्रेडमैन, Spelling. SANDRAFRADMAN, ये लॉ की प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, उसने ये बात की थी कि जब वीमेन जो है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो पॉवर्टी कैसे फैलती है उसके बारे में उसने बात की थी। उसने उसको हाईलाइट किया तो ये कहा था कि वीमेन आर इन ए पोजीशन where they have no option except to accept exploitative working conditions, accept exploitative working conditions and low wages. Their household work is given no economic value. मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। Is given no economic value. It is for these compromises that women make they no longer have a say in society. उनकी बात नहीं मानी जाती। That they no longer have a say in society. In the same exploitative conditions, they suffer sexual assault and cannot raise even their voices. And even cannot raise their voices. If women were given an opportunity women are given an equal opportunity to get equal pay
and jobs, then they would become independent and raise their voices. इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ, लाइक इश्यूज हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के, और फिर वर्जिनिटी टेस्टिंग के, प्रॉपर्टी राइट्स का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें जिनको डिस्कस किया जा सकता है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा प्रिसाइज रखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैंने आपको जो दो इश्यूज मेन बताए, और उसके बाद फिर इसके ऊपर काफ़ी सारा काम भी हुआ ह्यूमन राइट्स को लेके, फेमिनिस्ट जो है वो एक्टिव हो गया, फिर फेमिनिस्ट लीगल थियरीज आई इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली जो एक डॉक्यूमेंट आया वो था 18 दिसंबर 1979 को, और उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सीडो कन्वेंशन। 18 दिसंबर 1979 को 1979 इसका नेम क्या था? CEDAW सब कैपिटल में, और ये एब्रीविएशन है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। कन्वेंशन। इस डॉक्यूमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे राइट्स औरत को ग्रांट किए। उसमें मैं आपको इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको कहूंगा, आप नोट भी करें। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट था वो इसका आर्टिकल 7 इसको ग्रांट करता है, राइट टू वोट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। Right to vote. एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। आर्टिकल 8 ग्रांट करता है वीमेन को राइट टू रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज एट इंटरनेशनल लेवल, ये आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 10 ग्रांट करता है औरत को राइट टू इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। आर्टिकल 10। इसी तरह राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ग्रांटेड है अंडर आर्टिकल 15, कि मैन और वुमेन जो है दोनों इक्वल है बिफोर लॉ। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है राइट्स वो ग्रांट किए गए हैं सीडो के अंडर वीमेन को। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक क्रिटिसिज्म है कि एक बहुत बड़ा जो इशू औरतों को आ रहा है पूरी दुनिया में वो है डोमेस्टिक वायलेंस का, और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसी नहीं है जो बात कर रही हो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोहिबिट नहीं किया गया। तो आप लिख सकते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ सीडो, criticism of CEDAW addresses the fact that it has led to ghettoization. That it has led to ghettoization. गिटोइजेशन टर्म तब हम यूज करते हैं जब आप एक पार्टिकुलर एरिया में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सीडो जो है ये औरत को जो सारे इश्यूज हैं उनको ब्रॉडली कवर नहीं कर रही, लाइक जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक वायलेंस का इशू नहीं कवर कर रही। GHE
TION. So it has led to the ghettoization of women rights. फिर इसके ऊपर थोड़ी सी एप्रिसिएशन भी है और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 179 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है, उनमें पाकिस्तान भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हो गया, ब्रुनाई दारुस्सलाम हो गया, ओमान हो गया, इन्होंने इसके सर्टेन जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर रिजर्वेशंस भी लगाई हुई हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे इसे वायलेट भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसको साइन किया है बल्कि इसको रेटिफाई किया है, इसको इनकॉर्पोरेट भी किया हुआ है, यानी पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट के तौर पे, एज ए लीगली डॉक्यूमेंट इसको समझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है इज रैंक्ड एज 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री। लेकिन पाकिस्तान ने जब ये एक्सेप्ट भी किया तो पाकिस्तान ने इसका आर्टिकल 29(1) वही रिजर्वेशंस लगाई है, Reservation में मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्योंकि वो इस्लामिक इस्लामिक प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं आता है। पूरा। तो इसी तरह और भी इस्लामिक कंट्रीज, ब्रुनाई दारुस्सलाम है, उन्होंने भी लगाई है इसके ऊपर रिजर्वेशन। तो पाकिस्तान को 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री रिगार्ड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है फॉर वीमेन सर्वाइवल। और वो दो वजह से है, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है और दूसरा फिर सेक्सुअल क्राइम्स हैं यहाँ पे एट देयर पीक। और यहाँ पे आप फिगर नोट कर लें कि एन एस्टिमेटेड 5,000 women are killed per year in Pakistan due to domestic violence। फिर आगे ह्यूमन राइट्स वॉच का आप रेफरेंस देंगे। According to Human Rights Watch, there is a rape every 2 hours and a gang rape every 8 hours in Pakistan। खैर जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो फिर यहाँ पे मी टू मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुई। अगर आप इसको स्टडी करें ब्रॉडली तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाके बड़े केसेस सारा माइनर केस है, ये स्टार्ट तो हुई थी मी टू मूवमेंट, इसका आपने रेफरेंस देना है, इसको पढ़ना है बड़े अच्छे से जाके। ये स्टार्ट हुई थी, एक तराना बर्क एक लड़की थी, उसके साथ कुछ हुआ था, ऐसा सेक्सुअली अब्यूज को किया गया था। तो उसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये मी टू मूवमेंट जो है उसका स्लोगन लगाया। फिर यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई और 8 मार्च जो है, जो वीमेन डे, इंटरनेशनल वीमेन डे, उसके ऊपर इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। मी टू मूवमेंट लड़कियाँ यहाँ पे मार्च करती हैं, वो अलग बात है कि वो औरत के हकूक़ के हवाले से कितना बात करती हैं या मशरक़ी मगरबी जो प्रोपेगेंडा है उसको कितना सपोर्ट करती हैं, उसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन वीमेन राइट के ऊपर खैर बात होती है उसमें। और मी टू मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान में अब चल रही है, मुतारा माई के केस के बाद वो उसको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रही है। उसको आसमा जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जो अपने कार्य में थे। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का हो गया। और इसी तरह हम यूएसए के बारे में बात कर सकते हैं, फिर उसमें केसेस हैं डिफरेंट, वो मैं आपको कोट करवा सकता हूँ इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीक 2 लेक्चर्स में। तो ये चीज़ें सीडो का हो गया और जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और क्रिटिसिज्म लिखवा दूं सीडो के ऊपर ही। तो डॉक्टर मार्गरेट चैन रहे हैं, स्पेल MARGARETCHEN, मार्गरेट चैन। ये डीजी रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और इन्होंने 2010 में बात की थी ऑन वीमेन डे, जो कि 8 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।
इसको इन्वर्टेड कोमास में लिख लें. Even 30 years 1979 में के दिसंबर में ये साइन हुआ और 2010 में वो बात कर रहे हैं 30 years हो गए ना. Even 30 years after the adoption of CEDAW, many girls and women still don't have realized the equal protection before law. Issues like restricted mobility, female genital mutilation FGM, sexual crimes, should be solved in light of provisions of this convention. Should be solved. In the light of provisions of this convention. 30 साल हो गए अभी भी औरत को उसके जो हकूक हैं जो उसको लॉ देता है उसको सही तरह एक तो पता नहीं चला क्योंकि स्टेट पार्टी जिन्होंने इसको साइन या रेटिफाई किया हुआ है वो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही. और अगर कुछ इश्यूज सेट भी हुए हैं तो उनके साथ ये जो इश्यूज हैं लाइक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का है, रेप का है, सेक्सुअल क्राइम्स हैं, तो अभी इनको काफ़ी हद तक इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का मैं आपको थोड़ा सा, आपने टर्म पहले सुनी है आप में से किसी ने? क्या होता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन? हाँ, उसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन में ये है कि जो औरत का एक्सटर्नल जेनिट एरिया होता है उसको पार्शली या टोटली रिमूव किया जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इसमें इन द नेम ऑफ रिलीजियस प्योरिटी ये सारा कुछ किया जाता है. लाइक अगर मैं इंडिया की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे बोरा सेक्ट या बोरा कम्युनिटी है जो कि इसको 6 से 7 साल की जो स्कूल गोइंग गर्ल होती है उसके ऊपर इसको प्रैक्टिस करते हैं और इन द नेम ऑफ रिलीजियस प्योरिटी ये सब कुछ किया जाता है. अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे, अगर आप इसके इफेक्ट्स की बात करूँ मैं फिर आपको एक डॉक्टर का कोट करवाऊंगा और वो एक गायनाकोलॉजिस्ट है इंडिया के, नाम है उनका डॉक्टर मेघना जे रेड्डी, MEGHA चलो NNA जे आगे आपने डालना स्पेस डाल के और फिर स्पेस डाल के जे के आगे REDDY. वो इसके इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं कि जो आगे लाइफ है उसमें क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. वो कहते हैं कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM can lead to severe complications in later life. Can lead to severe complications in later life, like urinary infections, and difficult deliveries. अभी आपने थोड़ा सा एक मैं आपको एक और बंदे का कोट करवाता हूँ, उसने अप्रिशिएट भी किया जो काम हो रहे हैं सीडो कन्वेंशन के ऊपर. बस ये आप कोट करें, इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं. वो एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है मारियो ओसावा, MARIO और फिर आगे आपने स्पेस डाल के ओसावा OSAVA.
with regard to female education, there is a lot of work done under this convention. And many girls and women in different parts of the world have outnumbered and outperformed the boys in the field of education. But still there is a lot to do. In the fields of politics and socialization. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उसके बाद जो है हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये तो इतना वसी टॉपिक है, इसके ऊपर अगर आप कहें तो मैं 10 दिन बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम ना वेस्ट हो आपका और हम इसे अगले 1 या 2 लेक्चर्स में इसे एंड करें। अगर आप इस तरह इसको नोट करते रहे और बोर्ड